रेडी पे Room service, बोलो बोलो all right. Okay. Now, वो क्वेश्चन हो गया, हमने कौन सी कर दी इकोनॉमी के दो टॉपिक्स कर लिए। हाँ, ओके, उसके बाद एक इकोनॉमी की जर्नल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, जो जर्नल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है उसकी की पॉइंट बता रहा हूँ। यार वो भूल गया, जान लो। Okay. हाथ न उठाओ, हाथ सर जाने की बात है, जाने दे बस आगे चलते। सर पठान में थी पठान भी सियाने हो गए। ओह माय गॉड, मेरी नहीं उनकी बात हो रही है, मैं तो उस्ताद हूँ, पठान थोड़ी हो। अच्छा come back to the topic. जी, इकोनॉमी पे अगर जर्नल क्वेश्चन आता है तो वो कैसा आएगा? प्रॉब्लम्स विद द इकोनॉमी, गिव रिकमेंडेशन। 10-12 पॉइंट्स मैंने आपको बस की पॉइंट बताने को, एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, आपने एक पैराग्राफ में बताना होगा। 1, सबसे बड़ा मसला आपका दैट इज द issue with the monetary and fiscal policies, correlation जो है between the two, और जो confusion आती है, और फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री का ओवरवेलमिंग कंट्रोल रहा है ओवर द मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग। ना हर स्टेट की दो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, one is fiscal policies controlled by the finance ministry, one is a monetary policy controlled by state banks. ठीक? Now, यहाँ पे जो इशू रहा है हमारे यहाँ क्या है? Repeated or persistent intervention of the finance ministry in the monetary policy making, और वो भी मोस्टली किस कॉन्टेक्स्ट में रहा? In the context of printing more and more money. एक दूसरा, the state control over the currency pricing, जो स्टेट का कंट्रोल रहा ओवर करेंसी, इनडायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट नहीं था, इनडायरेक्ट था। और वो कैसे? थ्रो करना डॉलर को इनटू द मार्केट इन ऑर्डर टू superficially stabilize the price of the currency. करेंसी की प्राइस को अगेंस्ट डॉलर स्टेबलाइज करने के लिए सुपरफिशियली उसके लिए क्या किया था? डॉलर को थ्रो किया जाता है इनटू द मार्केट। तो हमने देखा कि रिपीटेडली स्टेट ने या फाइनेंस मिनिस्ट्री की इंटरवेंशन रही है मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग में, ये नहीं होनी चाहिए। बट मॉनेटरी पॉलिसी ऑल टुगेदर शुड नॉट बी लेट फ्री, उसको फ्री भी ना करो, बी मेक इट ऑटोनोमस, बट देयर शुड बी a coordination। और वो क्या है? Fiscal and Monetary Coordination Committee, which already exists, जो exist करती है। The Prime Minister himself says कि he came to know regarding the depreciation of the rupee twice from media. So he is the Prime Minister of the country. The depreciation of the currency is not only an economic cost, उसकी political cost भी होती है। So
State Bank must be autonomous in depreciating or appreciating the currency or deciding the monetary policies, but the government must be taken into consideration. ठीक है, एक बड़ा मसला आपका। दूसरा बड़ा मसला क्या है? The non-documentation of economy. आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑफ इकोनॉमी क्या रहा है? नॉन डॉक्यूमेंटेड रहा है। उसको डॉक्यूमेंट कर लो। सीरीज ऑफ बिजनेस स्टेट को पता ही नहीं है। हाँ जी, ठीक है। एंटरप्राइजेस का स्टेट को पता ही नहीं कि ये बिजनेस है, और अगर पता भी है तो उसकी ओरिजिनल वर्थ का नहीं पता। तो जब तक प्रॉपरली इकोनॉमीज डॉक्यूमेंट नहीं होगी, बिजनेसेस एंटरप्राइजेस डॉक्यूमेंट नहीं होगी, वो हेल्थ सेक्टर में है, वो एजुकेशन में है, वो होटलिंग में है, एंड द लिस्ट गोज ऑन, जिसमें या तो डॉक्यूमेंटिंग अगर हुए हैं तो वो बड़ा कम शो किया गया है। ठीक, ओके। नेक्स्ट बड़ा मसला हमारा क्या है? दैट इज फ्लॉड टैक्सेशन सिस्टम। पढ़ा चुका हूं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ की पॉइंट। फ्लॉड टैक्सेशन सिस्टम, सबसे बड़ा आपका फ्लॉड टैक्सेशन सिस्टम इज आपकी जो कलेक्शन है is too less than the capacity the country has. जो टैक्स कलेक्शन हो रही है उसकी बनिस्बत कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन कलेक्शन कम है। टैक्स पेयर्स हमारे यहाँ डिक्लाइन पे रहे हैं, जो फाइलर्स हैं वो डिक्लाइन पे रहे हैं। मजीद इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे यहाँ ज्यादा रहे हैं देन डायरेक्ट टैक्सेस। मजीद हमारे यहाँ टैक्स एवेजन्स बड़े काम बन रहे हैं। सबसे बड़ा मसला तो यही है, टैक्स एवेजन्स। बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़े बड़े एंटरप्राइजेस टैक्स एवेजन्स कर रहे हैं। टैक्स एग्जम्पशंस, अ पॉजिटिव टेक्निक बीइंग नेगेटिवली यूज्ड टू बेनिफिट सर्टेन स्पेसिफिक क्लास। कुछ मखसूस लोगों को बेनिफिट करने के लिए टैक्स एग्जम्पशन हम करते रहे हैं। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल बहुत सारे रहे हैं इन द टैक्सेशन सिस्टम। ये आपका मसला है। उसी तरीके से फिर आपका करप्शन, पहले बता चुका हूं, मनी लॉन्ड्रिंग। हाँ जी, और जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो भूल गया था, दैट इज बजट डेफिसिट। आपका बजट डेफिसिट है। बजट डेफिसिट इज आपकी कलेक्शन कम है, आपकी एक्सपेंडिचर ज्यादा है। For instance, fiscal year 2017-18 में the target set was 4.3 trillion rupees, और हमने 3.8 या 3.9 trillion कलेक्ट किए थे। वो फिगर जरा देखिएगा, I'm not sure about this. Target was 4.3, I'm sure. ये कलेक्शन का पोर्शन था, लेकिन एक्सपेंडिचर हमारा कितना था? 5.9 ट्रिलियन था। 5.9 ट्रिलियन था। तो कलेक्शन हमारी कम हो रही है, एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा है। दैट इज अ डेफिसिट। क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी वजह फ्लॉड टैक्सेशन सिस्टम। फ्लॉड टैक्सेशन सिस्टम पहले बता चुका हूं। दूसरा, मैसिव डिफेंस एक्सपेंडिचर। साइलेंस, बोलिएगा नहीं। मैसिव डिफेंस एक्सपेंडिचर्स और सिक्योरिटी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स मल्टीपल है। एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस हमारी मजबूरी है। आपके साथ में ये भी मेंशन करेंगे कि हमारा कोई नियरली 1200 बिलियन रुपीस डिफेंस एक्सपेंडिचर हो जाता है एनुअली। ठीक है, उसके अलावा फिर अनदर दैट इज आपका जो डेट सर्विसिंग है। 30% प्लस ऑफ द बजट आपका ये जो कंजम्पशन कहां चला जा रहा है? डेट सर्विसिंग में। Loan along with payment of loan repayment along with interest, debt servicing. ऑटोमेटिकली आपके बजट पे बेतहाशा प्रेशर है। एनी प्रॉब्लम को ठीक करना है। डन, ओके। इकोनॉमी से मजीद निकल जाओ प्लीज। हाँ जी, अच्छा, तुम लोगों को मंजर जावेद साहब ने न्यू प्रोविंसेस करवाया? जी सर। करवा दिया था? जी सर। एक्सेलेंट। उसमें स्टांस
कुछ बच्चों ने कहा कि मंजर साहब ने कहा कि सुबह नहीं बनने चाहिए। आई डोंट थिंक मंजर साहब ने ये उन्होंने सिर्फ ये कहा होगा कि कुछ ममालिक ने प्रोविंसेस नहीं बनाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को ओवरऑल उन्होंने फोकस किया। जिन्होंने मॉडल्स बताए थे तो उन्होंने प्रेफर किया था कि न्यू प्रोविंसेस बनने चाहिए। टर्की का मॉडल भी होता है, चाइना का। ना उसमें बड़े बड़े मैं कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहूँगा अगर कोई नया पॉइंट मैं दे सकूँ, मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूँ। पहले, इज देयर एनी डिमांड इन पाकिस्तान? क्या डिमांड है? यस, डिमांड है। हिस्ट्री में देखो, कंटेम्पररी देखो। दूसरा, बेसिस ऑफ डिमांड क्या है? लिंग्विस्टिक एंड एथनिक है। स्टैंडर्ड्स फॉर मेकिंग न्यू प्रोविंसेस इट प्राइमरीली इज एडमिनिस्ट्रेशन। ये करवाया होगा मंजर साहब। उसके बाद फिर फोर्थ, दैट इज constitutional procedure for making new provinces. Excellent. Fifth, hurdles in new provinces. Great. हो गया। और फिर recommendation देने। Excellent. Okay. Now, फाटा reform. ये भी करवा दिया। Great. बस सिर्फ points note कर लें। अगर एक सबसे बड़े administrative reform में अब बड़े बड़े क्या बात करेंगे? वन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन बीइंग ट्रांसफॉर्म टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एजेंसी अब डिस्ट्रिक्ट, पीए पॉलिटिकल एजेंट, डीसी, ऐसे, ठीक है। उसके बाद दूसरा, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस आना, जो लेवीज वगैरह है रिप्लेस होना, पुलिस आना। दो, तीसरा, इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ही में दैट इज जुडिशरी का आना। जुडिशरी पहले यहाँ पे जुडिशरी नहीं थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स और इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट का एंड फिर सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद फिर अनदर दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ही में मर्जर और मेकिंग ए न्यू प्रोविंसेस। न्यू प्रोविंस बनाइए, मर्जर करे, मर्ज हुआ। मर्ज क्यों हुआ? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली ज्यादा फिजिबल था। ये भी बताया होगा सर। जी सर, बताया। एक्सीलेंट। उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन के बाद दूसरा बड़ा पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मेनस्ट्रीमिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल मेनस्ट्रीमिंग में बड़ी बड़ी बातें, कहानी मत बनाओ। एफसीआर इज रिमूव्ड, उसके बजाय क्या आ गया? पीपीसी, पाकिस्तान पिनल कोड। सीआरपीसी आएगा, आया नहीं आएगा? पाकिस्तान पिनल कोड, सीआरपीसी, ठीक है। उसके बाद दूसरा, आर्टिकल 246 को रिमूव किया गया, ओमिट कर दिया गया। उसकी 3 पार्ट्स थे, ए बी सी, वो ओमिट हुआ। पार्ट ए इज द 7 एजेंसीज, पार्ट बी इज एफआर जेपी और पार्ट सी इज एफआर बलूचिस्तान, वो ओमिट हुआ। उसके बाद आर्टिकल 247 पार्ट 6 ओमिट हुआ, जिसमें प्रेसिडेंट के पावर्स हैं वो ले लिए गए टू पीएम किए गए, और फिर जुडिशरी को एक्सटेंड किया गया। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मेनस्ट्रीमिंग। तीसरा, पॉलिटिकल मेनस्ट्रीमिंग। पॉलिटिकल मेनस्ट्रीमिंग में क्या है? दैट इज नंबर 1, सबसे पहले प्रोविंशियल असेंबली ऑफ जेपी में 23 सीट्स दिए गए। सेनेट में उनके सीट्स को खत्म कर दिया गया। आफ्टर 5 इयर्स फाटा के सीट्स नहीं होंगे क्योंकि वो मर्ज हो गया इनटू जेपी। और अपर हाउस में रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स है, नॉट पॉपुलेशन साइज। तो सेनेट के मेंबर्स फ्रॉम 104 टू 96 आ जाएंगे क्योंकि फाटा के 8 सीट्स हैं, 8, ठीक है। उसके बाद तीसरा, नेशनल असेंबली में रिटेंशन ऑफ सीट्स है। मजीद क्या हुआ? लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा इनटू फाटा। पॉलिटिकल मेनस्ट्रीमिंग, ठीक है। और चैलेंज क्या है? इनको इंप्लीमेंट करना। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज क्या है? उसको इंप्लीमेंट करना। चैलेंज क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव उन्हीं चीजों को इंप्लीमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट, अभी ये हुआ के रिवाज और जरा सुनो तो सही, मुझे पॉइंट तो कंप्लीट करने दे, उस पे आ रहा हूँ। नेक्स्ट, अनदर दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, पॉलिटिकल हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव हुआ। फोर्थ, इकोनॉमिक। आप बुक में सब कुछ पढ़ चुके, पहले टॉपिक में तो लोगों को पढ़ा चुका हूं। मैं सिर्फ यहाँ पे जो नई चीजें हुई इकोनॉमिकली,
एनएफसी में फाटा का 3% शेयर स्पेसिफाई किया गया है और फिर 90 बिलियन एडिशनल रुपीस दिए जाएंगे, 90 बिलियन इन द स्पेन ऑफ 5 years। 2018 में 18 बिलियन दे दिए गए। ठीक, इसी तरीके से फिर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है अंडर सीपैक फाटा तक। ये फाटा मर्जर बिल के अलावा है, मजीद जो हो रहा है उसके अलावा फिर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द डिस्ट्रॉयड मार्केट्स, फॉर एग्जांपल ये हो गया है। उसके बाद फिर द कंपेंसेशन प्रोसेस, जो कंपेंसेशन है उसके साथ क्या है, एक वो तो बड़ा स्लो है, दूसरा अमाउंट बहुत कम है एज कंपेयर टू द लॉसेस ऑफ द पीपल, तो उसको इंक्रीज किया जाए, स्पीडी किया जाए और अमाउंट बढ़ा दी जाए। यानी पर शॉप कितनी लॉस है, पर रूम कितनी लॉस, कितनी पे की जाएगी, पर हाउस कितनी है, ठीक है, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, तो हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, इकोनॉमिक रिवाइवल करना है फाटा में। जब तक हम फाटा को इकोनॉमिकली रिवाइव नहीं करेंगे तब तक मसले नॉन से सिक्योरिटी इश्यूज बढ़ते रहेंगे। हाँ, सिक्योरिटी में जो सबसे बड़ा पॉइंट है वहां पे पुलिस ऑर्डर एक्सटेंड होना। केपी पुलिस ऑर्डर 2017 एक्सटेंड हुआ है टू फाटा। अब विलेजेस में हाउसेस ऑफ ट्राइब्समैन में एंटर हो सकेंगे पुलिस, पहले नहीं हो सकते थे, ठीक, वगैरह। ओके, वापस आ जाओ ना। उसके बाद सोशल मेनस्ट्रीमिंग में, एजुकेशन में देखिएगा, अच्छा नहीं, एजुकेशन से पहले रिपैट्रिएशन हुआ, रिपैट्रिएशन ऑफ द आईडीपीज। 2.3 मिलियन आईडीपीज से हमने रिपैट्रिएट कर दिए। दूसरा, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस इज अंडरवे, स्लो बट अंडरवे। तीसरा, रिहेबिलिटेशन में फोकस करके एजुकेशन पे, लिटरेसी इशू बड़ा कम रहा है, लिटरेसी पे फोकस करना है। फाटा को यूनिवर्सिटीज दे दो, एक यूनिवर्सिटी दे दी गई है बाय द वे, दूसरी भी दी जा रही है। एक एफआर कोहाट में बनाई गई है और एक वजीरिस्तान में बनाई जाएगी। इमरान खान अनाउंस्ड इट, देन आप लोगों के इलाके में। देन थर्ड, हाँ, कैडेट कॉलेजेस ओपन किए जा रहे हैं, तो लिटरेसी पे जितना एजुकेशन पे फोकस करेंगे उतना। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान में सबसे जो ड्रॉप आउट रेशो है वो फाटा में है, और फाटा में भी वजीरिस्तान डॉन की लीड स्टोरी थी चंद दिन पहले, यू नीड टू स्टडी दैट। ड्रॉप आउट रेशो गर्ल्स का ओवरऑल पाकिस्तान में ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल, फीमेल का ज्यादा है, गर्ल्स का बॉयज की निस्बत ज्यादा है। दूसरा, फाटा में ज्यादा है, फाटा में ओवरऑल ज्यादा है और वजीरिस्तान में सबसे ज्यादा है, और उसमें भी गर्ल्स का ज्यादा है। ठीक, तो हमने एजुकेशन पे फोकस करना है और इक्वली या मोर फोकस करना है ऑन फीमेल एजुकेशन, क्योंकि वो डिप्राइव्ड फैक्शन रहा है। नेक्स्ट, ऐसी मजीद कहानी बना लो। ओके, फाटा के बाद सर ये 5 टाइम ये स्पेन जो है, ये 5 years हाँ जी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। नाउ रिवाज एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फाटा। रिवाज एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया फॉर अ प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ 2 years, 2 साल के लिए रिवाज एक्ट होगा। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने रिवाज एक्ट को डिस्कार्ड कर दिया, रिपेल कर दिया, तो करंटली फाटा में नो लॉ। फाटा में बेसिकली कोई लॉ नहीं है। एफसीआर भी खत्म हो गया है, पीपीसी सीआरपीसी भी एक्सपेंड प्रॉपरली नहीं हुआ है क्योंकि इट वुड टेक टाइम, तो रिवाज एक्ट भी खत्म हो गया।
तो गवर्नमेंट को क्या करना है, 60 क्विकली रिस्पॉन्स करना है ताकि जो वैक्यूम्स हैं, चैलेंजेस हैं, जल्दी हल हो, कॉन्स्टिट्यूशनल भी, सिक्योरिटी भी, फाइनेंशियल भी। ओके नेक्स्ट, क्विक 60 days. मैंने अगले दिन आपको वो नहीं देना, आज का ही दिन है, तो टॉपिक्स मैंने जो बताए थे तुम लोगों को। Water crisis and वाटर खुद कर लो, 200 बार पढ़ा चुका हूँ। Sir, decolonization of Trump policies. एक मिनट, पहले मुझे वो पढ़ा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस ये, और खासकर रिसेंट डेवलपमेंट से वो जो पुराने मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि पढ़ा चुका हूँ, सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ ना। आप क्या कहेंगे, पहला एक पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन का क्या होगा, पीस इज नॉट कमिंग टू अफगानिस्तान, और मैंने कम से कम 10 तरीकों से आप लोगों को एस्टेब्लिश किया होगा हाउ पीस इज नॉट कमिंग टू अफगानिस्तान। ठीक, एक तो आपके क्वेश्चन का पहला पोर्शन ये होगा आफ्टर इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन शुरू भी इसी से करेंगे। दूसरा, उसमें आप 3-4 बड़ी बड़ी बातें करें, पीस इज नॉट कमिंग टू अफगानिस्तान। 1, रिसर्जेंस ऑफ तालिबान, emergence of ISIS, मैंने resurgence of Taliban कहा है, emergence of ISIS कहा है, resurgence is the rise after fall. तीसरा, that is the the drawdown of Western troops or NATO troops, ISAF troops, ISAF, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स, इसमें कौन कौन है, यूएस, नेटो एंड नॉन नेटो। फॉर एग्जांपल जापान, फॉर एग्जांपल यूएई, ये नॉन नेटो कंट्रीज हैं। सो आईसेफ कंट्रीज का ड्रॉ डाउन हुआ, मोर देन 100,000 ट्रूप्स निकल गए, और इस एग्जिट को तालिबान ने एज अ विक्ट्री सेलिब्रेट किया एंड द डिफीट ऑफ द वेस्टर्न फोर्सेस सेलिब्रेट किया। ऐसे कई तरीकों से आप एस्टेब्लिश करेंगे पीस इज नॉट कमिंग टू। और फिर अभी चंद दिन पहले यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई है कि 45% ऑफ द टेरिटरी ऑफ अफगानिस्तान इज अंडर द डी फैक्टिव कंट्रोल ऑफ तालिबान, 70% ऑफ अफगानिस्तान इज अंडर द स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस ऑफ तालिबान। आपने सिर्फ ये एस्टेब्लिश करना था पीस इज नॉट कमिंग टू अफगानिस्तान, पुराने लेक्चर्स आप देख लो, ठीक है। दूसरा, अभी तक बड़ी बड़ी एफर्ट्स हुई हैं टू रिजॉल्व पीस और ब्रिंग पीस एंड स्टेबिलिटी। 1, QCG टॉक्स, QCG टॉक्स, क्वाड्रिलेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप, जी। उसमें मैंने 3 बड़ी बातें हुई, मतलब अच्छा इसके 3 बड़े राउंड हुए हैं, कतर, इस्लाम, मरी और अरोमची चाइना। कतर, दोहा, मरी पाकिस्तान, अरोमची चाइना। ये नहीं सक्सेसफुल हो सका, इट कुड नॉट अचीव द टारगेट। अच्छा, इसके मेजर प्लेयर्स कौन थे, यूएस, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तालिबान। अफगान गवर्नमेंट एंड तालिबान डायरेक्ट नेगोशिएशन, द 3 कंट्रीज वर फैसिलिटेटर्स। ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्यों, मजीद एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि पहले पढ़ा चुका हूं। 1, the demands of Taliban were too tough to be accepted. तालिबान की डिमांड बड़े टफ है, कैसे पढ़ा चुका हूं। दूसरा, the American government and America and Afghan government were offering too little to convince Taliban to drop weapons. वो जो ऑफर कर रहे थे वो बहुत कम था, सिर्फ 12 सूबों की गवर्नरशिप ऑफर कर रहे थे। तीसरा, that is the kill and talk policy of America. एक तरफ पे किल तो दूसरी तरफ पे टॉक, एक तरफ पे बात करें दूसरी तरफ पे ड्रोन स्ट्राइक्स में मार रहे हैं तालिबान लीडरशिप को वगैरह। और उसके बाद फिर the news, the leak of the news of the death of Mullah Omar, ये QCG टॉक के फेलियर के हमने कुछ रीजंस बताए। दूसरा, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, इसमें मोस्टली क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड है, ग्लोबल पावर्स हैं, रीजनल पावर्स हैं,
Yani regional powers in the context of or neighbors of Afghanistan. तीसरा, that as a Muslim nations है, तो almost all the important countries in the world जिसमें participate किया. पहला round हुआ इस्तांबुल, दूसरा इस्लामाबाद, तीसरा अमृतसर. इस्तांबुल, इस्लामाबाद, अमृतसर. ये भी successful ना हो सका. क्यों? The division or the divide in the opinion. एक इंडिया लेड ओपिनियन था. क्या बोलो? Good Taliban bad culture. Good Taliban and bad Taliban. हाँ जी. हाँ, इसी तरीके से फिर हार्ट ऑफ विजय कॉन्फ्रेंस में डिवाइड ऑफ ओपिनियन किसके दरमियान रहा? यूएस इंडिया अफगानिस्तान का ओपिनियन, यूएस इंडिया अफगानिस्तान का ओपिनियन, और दूसरी तरफ पे पाकिस्तान एंड नेबरिंग कंट्रीज का ओपिनियन, रशिया, चाइना, ईरान का ओपिनियन. उनका ओपिनियन क्या था? तालिबान आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन टॉक्स, देयरफॉर कम बैक ओनली. सिर्फ लड़ाई लड़ी जाए उनके साथ, क्योंकि तालिबान इंटरेस्टेड नहीं है. और कम बैक के लिए क्या किया जाए? अफगान गवर्नमेंट की, अफगान फोर्सेस के डिफेंस कैपेसिटीज को एनहांस किया जाए. हमने क्या कहा कि इफ डिफेंस वाज द ओनली ऑप्शन, अगर मिलिट्री ऑप्शन बेहतर था तो नेटो क्यों नहीं कर सका? इसलिए डायलॉग कर रहा हूं उनके साथ. जो नेटो ना कर सका, यूएस ना कर सका, अफगान गवर्नमेंट हाँ करेगी. ओके, नेक्स्ट. ये भी फेल हुआ या सक्सेसफुल ना हो सका. उसके बाद मॉस्को लेड अफगान पीस प्रोसेस है, वो भी बता चुका हूं. वो मोस्टली फोकस कर रहा है ऑन नेगोशिएशन, लेकिन उसमें दो बड़े हर्डल्स हैं. यूएस लीस्ट इंटरेस्टेड है, अपोज तो बेहतर है. यूएस लीस्ट इंटरेस्टेड है और उसके बगैर अफगानिस्तान में पीस नहीं आ सकता. तीसरा और दूसरा, इंडिया लीस्ट इंटरेस्टेड है. यूएस के बाद दूसरा बड़ा प्लेयर है इंडिया. वो पढ़ा चुका हूं आप लोगों को तफसील में, इसलिए शॉर्ट कर रहा हूं. देन एक और है चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ट्राइलेटरल कॉन्फ्रेंस, ट्राई-पार्टी नेगोशिएशन, ट्रायोका. इसका भी मेजर अप्रोच क्या है? नेगोशिएशन. इसका भी मेजर अप्रोच क्या है? नेगोशिएशन. और ये तभी सक्सेसफुल होगा जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान सेम पेज पे होंगे. वन. दूसरा, इसको कंसेंट हो ऑफ यूएस. तीसरा, इसको कंसेंट हो ऑफ इंडिया, जो लीस्ट पॉसिबल नजर आ रहा है. आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट इज, अभी थोड़ा सा इसको तफसील में दूंगा, दैट इज यूएस तालिबान डायरेक्ट नेगोशिएशन. दुबई, सॉरी अबू धाबी, दुबई नहीं अबू धाबी. 3 राउंड्स ऑफ डायलॉग हुए between Taliban and US authorities, and will be led by Zalmay Khalilzad. ये process कैसे शुरू हुआ? US President wrote a letter to the Prime Minister of Pakistan to help US out in creating a link between Taliban and US. Face to face लेके आना. Pakistan facilitated the process, duly facilitated the process. हमने facilitate किया, दोनों को सामने लेके आ गए to the dialogue table. Now, ऐसा क्यों हुआ? ये सब कुछ. Now, first, Taliban were, the opinion of Taliban was that the Afghan government is puppet. It is powerless. It does not have the final decision-making power. The original powerful authority in Afghanistan or Kabul is USA. So what US decides is final. Therefore, we would not talk to Afghan government, rather we would talk to US directly.
अगर हमने मीनिंगफुल डायलॉग करना तो हम सिर्फ उनके साथ करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। दूसरा, the US itself was entrusted in direct negotiation with Taliban. Now, the electoral manifesto of Trump, जो Trump की electoral manifesto थी, उनमें से one of the point was withdrawal of the troops from Syria and Afghanistan. इराक से तो ओबामा निकाल गया, सीरिया और अफगानिस्तान से यूएस ट्रूप्स को विड्रॉ करेगा, लेकिन द डीपर स्टेट दैट इज पेंटागन प्रिवेल्ड अपॉन ट्रम्प और वो प्रोसेस डिले हुआ। इंस्टेड ऑफ विड्रॉल क्या हुआ? रीइंफोर्समेंट ऑफ ट्रूप्स हुआ। हमने देखा कि ट्रम्प की साउथ एशिया पॉलिसी में क्या था? ड्रॉ डाउन स्टॉप हुआ, रीइंफोर्समेंट हुआ। तो जो 9,800 के करीब ट्रूप्स थे उसको इंक्रीज किया गया अप टिल 14,000 प्लस ट्रूप्स। ठीक, तो अब ट्रम्प वांट्स विड्रॉल, ट्रम्प विड्रॉल चाहता है। डीपर स्टेट is not in the favor of a withdrawal, or at least complete withdrawal. Now, Trump administration has not officially announced नहीं किया है, but has leaked the news to the media. कि 50% of the troops, that is around 7,000, would be pulled out from Afghanistan within 100 days. 100 दिनों के अंदर 7,000 के करीब ट्रूप्स हम निकालेंगे from Afghanistan. कितने दिन में निकालेंगे? 100 days में, लेकिन जब अनाउंस हो जाता है उसके बाद, ठीक है ना। उसमें पॉइंट्स नंबर 1 सबसे पहले जो बड़ी बड़ी पॉइंट्स हैं, that is Trump wants withdrawal, but Pentagon is not in the favor of withdrawal. वो withdrawal की फेवर में नहीं है, एक पॉइंट। दूसरा, the regional or the neighbors of Afghanistan, specifically Russia, China, Pakistan and Iran, they want the containment of US military presence in Afghanistan. वो containment चाहते हैं of US military presence in Afghanistan, but they are also against the abrupt withdrawal, abrupt and complete withdrawal. वो containment तो चाहते हैं, लेकिन abrupt और complete withdrawal के खिलाफ है। क्यों? Power vacuum create होगा। लेकिन मजीद क्या है? द प्रोसेस इज पॉजिटिव। ये प्रोसेस पॉजिटिव है क्यों? There are 3 powerful entities that could decide the peace process in Afghanistan. 1, the US, दूसरा तालिबान, तीसरा पाकिस्तान। ये 3 powerful entities हैं जो कि डिसाइड कर सकती हैं। They need to be on the same page. और फिर the consent of Kabul and Delhi, along with Beijing and Moscow, being required. Consent इनका भी required है, काबुल का, दिल्ली का, बीजिंग का और मॉस्को का, वो भी required है। और मजीद पॉजिटिव चीजें क्या हो रही हैं कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट has even suggested a comprehensive strategy for mainstreaming Taliban. उन्होंने एक comprehensive strategy suggest करने की कोशिश की है, कल के दौर में आया है कि उसमें क्या होगा। 1, सबसे पहले that is those Taliban who drop weapons would be forgiven and their families would be given security guarantee.
उनको गारंटी दी जाएगी ऑफ सिक्योरिटी। दूसरा, उनको जॉब्स दिए जाएंगे। क्या जॉब्स देंगे ये मैं भी सोच रहा हूँ। उसके बाद फिर मजीद सुनिएगा प्लीज। The global and regional powers need to play a role in bringing peace in Afghanistan. Global or regional powers need to play a role in Afghanistan, as the country has suffered for more than 4 decades. 4 दहाइयां प्लस से सफर कर रहा है। और उसके लिए क्या है? प्रेशराइजिंग काबुल गवर्नमेंट, काबुल हुकूमत को प्रेशराइज करना, तालिबान को प्रेशराइज करना, to reach a rapprochement। उसके बाद फिर Islamabad and Delhi need to cooperate। इस्लामाबाद और दिल्ली को कोऑपरेट करना पड़ेगा। और वो कैसे? The intelligence and the military role, the secret intelligence and military role of India using Afghanistan as a launching pad, वो disband करना होगा। And the socio-economic interest, the energy interest of China, sorry, of India को हमने accommodate करना होगा। और आपके फॉरेन मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली ये स्पीच दे चुके हैं कि हमें कॉपरेशन की वो है जरूरत है फ्रॉम यूएस, फ्रॉम अफगान गवर्नमेंट, फ्रॉम मॉस्को, फ्रॉम दिल्ली। डन। नेक्स्ट, अफगानिस्तान से निकल आओ आगे। और ये अभी कुरैशी साहब चार इसमें 3 कंट्रीज का विजिट करके वो भी मेंशन करें इसमें 3 कंट्रीज का नहीं, 4 कंट्रीज, काबुल, तेहरान, बीजिंग, मॉस्को। इंडिया हाँ जी। ब्रेक्सिट। अच्छा, अफगानिस्तान के रिलेटेड एक क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं क्योंकि पढ़ा चुका हूँ। The rise of ISIS is a blessing in disguise of Taliban। पढ़ा चुका हूँ। Yes, sir। और इसी के साथ उसका दूसरा एस्पेक्ट है, rise of ISIS in Afghanistan is bringing the neighboring powers or neighboring countries closer। Yes, sir। रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, वो सेम ही क्वेश्चन है। ओके, नाउ एक्सीलेंट। उसके बाद दूसरा रहता है ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट पढ़ा हुआ है। सर ये नहीं बता दीजिए। नवी चीजें पढ़ा दो। क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो प्रोसेस पुराना हो चुका है, इसलिए सिर्फ पॉइंट्स दे रहा हूं। तुम लोगों को मैंने वो पढ़ाया हुआ होगा। क्यों हुआ ब्रेक्सिट? पॉलिटिकल फैक्टर्स थे, पॉलिटिकल फैक्टर्स फॉर ब्रेक्सिट। 1, the government in power or the parties in power, that is UKIP overall plus Conservative Party majority in favor of exit थी।
कंजर्वेटिव पार्टी, और उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा लॉन्च किया, वो मैंने तफसील में पढ़ाया होगा। दूसरा, the weak propaganda being launched by the pro-EU group, that is Labour Party. उसका प्रोपेगेंडा कंपैरेटिवली बड़ा वीक था, पब्लिक आउटरीचिंग बहुत वीक थी। तो एक तो ये पॉलिटिकल फैक्टर था। दूसरा पॉलिटिकल फैक्टर इज द इंक्रीजिंग रोल ऑफ जर्मनी इन यूरोपियन यूनियन वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू यूके। तो तीसरा बड़ा पॉइंट इज द increasing devaluation of the autonomous powers, जो autonomous या sovereign powers हैं of the state being devolved to EU. UK was not ready to make more compromises on its sovereignty, not sovereignty. Okay, next. So political factors. उसके बाद social factor बहुत सारे थे. Social factors. One, urban areas में pro EU लोग ज्यादा थे, rural areas में pro exit लोग ज्यादा थे। एक 65% प्लस वोट किया 60 प्लस एज ने, 65% प्लस वोट किया 60 प्लस एज में, और वो भी मोस्ट इन द फेवर ऑफ एग्जिट थे। इसी तरीके से नॉर्दर्न आयरलैंड स्कॉटलैंड में वोटिंग रेशियो इन द फेवर ऑफ स्टेइंग इन ज्यादा था। नॉर्दर्न आयरलैंड स्कॉटलैंड में लोगों ने वोट किया इन द फेवर ऑफ स्टेइंग इन मोस्टली। फॉर एग्जाम्पल नॉर्दर्न आयरलैंड में 67% लोगों ने वोट किया था इन द फेवर ऑफ स्टेइंग इन। इसी तरीके से इंग्लैंड एंड वेल्स में प्रोपोर्शनली द वोट वाज मोर इन द फेवर ऑफ एग्जिट। और एक और सोशल में बड़ा फैक्टर था, द सेटलर्स इन यूके प्लेड अ की रोल इन एग्जिट। हाँ जी, क्योंकि वो जॉब्स चाहते थे, उसके लिए जरूरी था कि EU national who have required jobs in UK should be kept out only when job opportunities may be created in UK. So they voted in the favor of exit. Okay. उसके बाद फिर Brexit dialogue, Brexit negotiation. Brexit negotiation, अब ये की टॉपिक है, क्वेश्चन इस पे आना है। Now, Lisbon Agreement, 2010 Lisbon Agreement, Lisbon, Portugal. It was decided, ये डिसाइड हुआ था कि if any country wants to pull out of EU, अगर कोई मुल्क EU से निकलना चाहता है, it would be decided through referendum, not through an executive decision by the government. वो referendum के जरिए डिसाइड होगा, and government would act in accordance to the results of the referendum. दूसरा, once a country registers its case for exit, it would take 2 years. 2 साल लगेंगे for exit. Now, हमने देखा यूके में रेफरेंडम हुआ 2017, मार्च 2017 को रजिस्टर्ड हुआ केस बाय ब्रिटेन फॉर एग्जिट। ब्रिटेन ने अपना केस रजिस्टर किया मार्च 17 को, मार्च 19 को वो निकलेगा।
Now, negotiations हुई between UK and the EU authorities. नेगोशिएशन को हम बेसिकली दो बड़े एरियाज पे डिवाइड कर सकते हैं, हार्ड एग्जिट और सॉफ्ट एग्जिट। और नो डील। ओके, हार्ड एग्जिट और सॉफ्ट एग्जिट। हार्ड एग्जिट का मतलब क्या? नो ईसीबी। हार्ड एग्जिट का मतलब क्या? नो ईसीबी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यानी इंग्लैंड पे ईसीबी का कोई इन्फ्लुएंस। नो का मतलब मैं यहां पे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूके बता रहा हूं। नो ईसीबी, नो ईसीजे, नो ईयू पार्लियामेंट, नो ईयू गवर्नमेंट एंड द मोर डिपार्टमेंट, जितनी भी बच्चे डिपार्टमेंट्स हैं। No EU trade laws, no EU foreign policy. ये हार्ड एग्जिट था। सॉफ्ट एग्जिट, हाँ, फिर नो EU nationals in UK job market. फॉर एग्जाम्पल, ये सब कुछ क्या था? हार्ड में था। सॉफ्ट क्या था? Status quo for the people of Northern Ireland. Northern Ireland के लिए status quo maintain करना, ये क्या explain कर रहा हूं। दूसरा, status quo or continuation of the employees. कैसे? यूके रिटेन करेगा ईयू एम्प्लॉइज को, ईयू रिटेन करेगा यूके एम्प्लॉइज को। उसके बाद the future trade relations between UK and EU. यूके ईयू ट्रेड रिलेशंस हैं, वो क्या करेंगे? रिटेन करेंगे द सेम टर्म्स एंड कंडीशंस। यानी यूके के ट्रेड रिलेशन विद ईयू वही लॉज अप्लाई होंगे, लेकिन यूके ट्रेड रिलेशन विद द वर्ल्ड फिर उसकी अपनी मर्जी। तो सॉफ्ट हार्ड एग्जिट, मैंने कुछ पॉइंट बताए, कुछ खुद देख लो। वो क्या था उसमें उसने टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की। वो क्या थे? नो फिशरी और एग्रीकल्चर पॉलिसी सेम रहेगी। एग्जिट 29 मार्च को होगा। और इसी तरह ये बॉर्डर क्रॉसिंग जो है उनके ओपन बॉर्डर्स होंगे। अब इन्हीं को मैंने एक्सप्लेन करना, जस्ट वेट करो। मैंने आपको सिर्फ पहले वो बताया, हार्ड और सॉफ्ट एग्जिट। ना अब नेगोशिएशन फाइनल फेजेस में होंगे। हमने देखा कि देयर हैज बीन एन एग्रीमेंट रीच्ड आउट बिटवीन ईयू अथॉरिटीज एंड टेरेसा मे। उन दोनों के दरमियान में एग्रीमेंट हो चुका है, और वो क्या है? सॉफ्टर एग्जिट पे है। बट दैट पर्टिकुलर डील इज सपोज्ड टू बी अप्रूव्ड फ्रॉम द यूके पार्लियामेंट। उसको अप्रूवल चाहिए फ्रॉम द यूके पार्लियामेंट। उसमें क्या क्या है? नंबर वन, सबसे पहले the people of the Northern Ireland would continue to enjoy the same status they had before the Brexit decision. After Brexit भी वो enjoy करेंगे the same status, especially with Ireland. Northern Ireland with Ireland वही चलेगा. Trade wise, crossing of the border,
विदाउट वीजा वगैरह वो चलते रहेंगे। उन पे वही क्या कहते हैं ECJ के लॉज अप्लाई होंगे, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस। ECB की जो लॉज हैं जो यूके पहले कमिट कर चुका था वो अप्लाई होंगे वगैरह। वन, दूसरा UK and EU agreed upon maintaining the status quo over the employees. Employees पे वो status quo maintain करेंगे। कैसे? 2 million plus EU nationals have got jobs in UK, but there are nearly 4 million UK nationals having jobs across Europe. If UK was to expel those 2 million EU nationals, 4 million would come home also. 4 million घर भी आना था। तो agree कर गया है दोनों for the continuation of the employees। न UK निकालेगा न EU निकालेंगे एक दूसरे के employees को। तीसरा trade पे। Now, ट्रेड लॉज EU में क्या है उसको दो बड़े हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। मुझे एग्जैक्टली फिगर्स नहीं है, मैं आपको सिर्फ ब्रॉडर डिवीजन बता सकता हूँ। वन इज यूरोजोन, दूसरा इज नॉन यूरोजोन। यूरोजोन उसमें 18 ममालिक हैं, नॉन यूरोजोन में 10 ममालिक हैं। उन 10 ममालिक के जो ट्रेड रिलेशंस हैं उसमें टैरिफ बैरियर्स आर कंपैरेटिवली मोर। कहीं पे 4% है, कहीं पे 12% है, कहीं पे 8% है। लेकिन यूरोजोन में जो ट्रेड रिलेशंस हैं उसमें टैरिफ बैरियर्स आर मोस्ट ऑफ द केसेस में जीरो है। सो यूरोजोन में फ्री ट्रेड ज्यादा है एज कंपेयर टू यूरो वर्सेस नॉन यूरोजोन। यूके नॉन यूरोजोन का हिस्सा रहा है, उसके कंपैरेटिवली टैक्सेस ज्यादा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोअर देन WTO in most of the cases। EU versus UK ट्रेड रिलेशंस जो रहे हैं उसमें टैरिफ बैरियर्स कंपैरेटिवली ज्यादा तो यूरोजोन ट्रेड पॉलिसीज, लेकिन लेसर देन WTO। तो नेगोशिएशन चली इन दोनों के दरमियान में। यूके ने क्या किया? यूके agreed upon the continuation of the same trade policies with EU। इसी तरीके से एक और है पेनल्टी। महमद 39 बिलियन डिसाइड हो गई है। 39 है जी, 39 बिलियन यूरो या पाउंड? पाउंड। ओके, 39 बिलियन पाउंड्स की पेनल्टी पे करनी होगी यूके ने, क्योंकि ये डिसाइड हुआ था लिस्बन एग्रीमेंट में, जिस मुल्क में निकलना होगा वो पेनल्टी पे करेगा। लेकिन चूंकि यूके हर साल 14 बिलियन पाउंड प्लस पे करता रहा, इसका मतलब क्या है कि विद इन 3 इयर्स जो अमाउंट यूके पे करता रहा है वो पेनल्टी के बराबर या ज्यादा हो जाता है। लेकिन रिटर्न यूके को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते थे, वो भी अब नहीं मिलेंगे ना। अब इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? क्विक। सबसे पहले अटर कंफ्यूजन। लंदन इज इन अटर कंफ्यूजन। डाउनिंग स्ट्रीट इज इन अटर कंफ्यूजन। जहां पे प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं। जी जी, ओके। उसमें कंफ्यूजन क्या है? One, the parliament strongly oppose, or there is a strong opposition in the House of Commons.
two kinds of oppositions hai. One that opposes the exit altogether, जो exit को altogether oppose कर रहा है. दूसरा that opposes the soft exit, जो oppose करता है soft exit को. और हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर was faced with the move of vote of no confidence. Vote of no confidence के move का सामना करना पड़ा. We did not succeed. दूसरा, Theresa May government, Theresa May's government wants the delay in the exit from the union. वो delay चाहती है till at least 2023 या 22. लेकिन EU क्या कह रहा है? Exit or no exit? तो दूसरी बड़ी confusion. उसके बाद तीसरी बड़ी कंफ्यूजन है, that is, shall London or England go for yet another referendum or not? लंदन या इंग्लैंड दूसरा रेफरेंडम करवाएं कि ना करवाएं? हम देख रहे हैं कि जो the opposers of exit हैं, they're demanding yet another referendum. But the government of Theresa May stands by its stance. The people of England have already given their decision. There is no need to go back to them. और रेफरेंडम एक ही बार होता, दो बार नहीं होता, फिर तीसरा भी होगा. फोर्थ, हम देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग प्रोटेस्ट्स हैं against the Brexit to pressurize Theresa May's government. Increasing protests हैं to pressurize Theresa May's government. लेकिन at the same time, rallies हैं in the favor of Theresa May. तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इन इंग्लैंड. May's government is faced with. उसके बाद फिर if exit occurs, अगर ये exit होता है और वो भी hard, जिसके चांसेस कम है, तो फिर क्या होगा? नो EU, नो ECB, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया. दूसरा है सॉफ्ट, जिसके चांसेस ज्यादा हैं. That would mean that the propaganda launched by the pro-exit group, जो propaganda launched किया by the pro-exit group, the objectives the pro-exit group wanted to achieve may not be completely achieved. जो objectives वो achieve करना चाहते थे, वो achieve नहीं होंगे. मिसाल के तौर पे, the 2 million EU nationals having jobs in UK must be kicked out. For example, दूसरा, trade policies with the EU should be such that serves the national interest. Third, Northern Ireland is the part of England, UK. So it has to go with the policies of London. वगैरह वगैरह. लेकिन उन बातों पे उनको compromise है. Next, EU. EU पे इसकी क्या है implication?
अब मैंने कुछ बताए, कुछ नहीं बताए, कुछ इकोनॉमिक होंगे, मैंने जनरल कुछ बता दिया। सर वो स्कॉटलैंड में जो रेफरेंडम हुआ था कि मैंने पॉलिटिकल के 3-4 एग्जांपल दिए, अब सारे नहीं दे सकता। वन ऑफ देम इज स्कॉटलैंड में भी रेफरेंडम, लेकिन उसमें भी एक क्वेश्चन ये है कि भाई एक बार रेफरेंडम हुआ, इसका मतलब नहीं है कि हर दिन में हर साल रेफरेंडम। 2016 में स्कॉटलैंड में 16 में था ना, रेफरेंडम हुआ था to decide the future of Scotland. 46% of the vote was voted in the favor of exit. लेकिन वो फेल हुआ। अब वो लोग दोबारा डिमांड करें कि हमने निकलना चाहते थे कि रेफरेंडम एक बार होता है, हर रोज नहीं होता। ठीक, ओके, नेक्स्ट। उसके बाद फिर EU पे इसकी implications हम क्या देख रहे हैं? EU does not want UK to leave. क्यों? वन सबसे बड़ा, अब सुनो तो सही में नहीं पुराने को। Apologies दोनों। क्या फर्क है बोलिए? EU does not want UK to leave because Thank you. Now, क्यों नहीं जाना पूछा था कि EU ये छोड़े? Number one, there are 3 major players in EU: Germany, France, and UK. So UK is one of the major players in EU. दूसरा, security guarantor है of European Union और nuclear guarantor है of European Union. In case any of the European country being attacked by Russia, UK nuclear retaliate करेगा। तो वो उस पर्टिकुलर वो से निकल रहा है। वन, दूसरा, the process of the disintegration of European Union would begin. The process of disintegration of European Union शुरू हो जाएगा और UK पहला स्टेप है जो वो उठा चुका है। There are disintegrating moves हम देख रहे हैं, ग्रीस भी डिमांड कर रहा है, इटली भी है, and more चीज। उसके बाद the increasing populist trends, जो ब्रेक्सिट है वो पॉपुलिस्ट ट्रेंड्स को बढ़ा रहा है इन यूरोपियन यूनियन और यूरोप। अब हमने देखा कि इटली में पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट इन पावर है, ग्रीस में पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट है, फ्रांस में ली पेन इज राइजिंग प्रेशर ग्रुप, पॉपुलिस्ट है। इसी तरह जर्मनी एंड मोर, तो पॉपुलिस्ट टेंडेंसीज राइज पे है, तो ये नहीं चलता। अच्छा, किसी बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि पाकिस्तान पे भी इसके इम्प्लीकेशंस हैं कि नहीं। ना, जब 2017 में जब रेफरेंडम हुआ उस वक्त पाकिस्तान पे इसके इम्प्लीकेशंस थे और मैंने तुम उनको पढ़ाए भी होंगे। एक इम्प्लीकेशन क्या था? दैट वाज कि हमारे यहाँ GSP प्लस स्टेटस हमें वो देगा कि नहीं देगा, बात आज भी वहीं पे है। GSP प्लस स्टेटस हमें UK देगा कि नहीं देगा, क्योंकि वो तो हमें यूरोपियन यूनियन ने दिया। उसको 2 बड़े थ्रेट्स हैं, एक हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने हमें थ्रेट किया कि इम्प्रूव द सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स सिचुएशन इन बलूचिस्तान, अदरवाइज हम आपसे ये रिपेल करते हैं। एक तो वो थ्रेट है। दूसरा, UK का निकलना। अब UK क्या हमें ये स्टेटस देगा कि नहीं देगा, लेकिन चूंकि UK ने की रोल प्ले किया इन प्रोवाइडिंग और अवॉर्डिंग दिस स्टेटस टू पाकिस्तान, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो रिटेन करेगा। तो वही बात आज भी इम्प्लीमेंटेड है। दूसरा, the future remittances into Pakistan dependent on the future employment in UK and EU.
जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो एम्प्लॉयड है अनएम्प्लॉयड है, वो डिसाइड करेगा दो ऐसे और खुद मजीद। हाँ जी टॉपिक ब्रेक तो नहीं चाहिए ना? एक सेकेंड, मैंने अपने को कल एक लिस्ट पकड़ाई थी उसमें मैंने क्या क्या करवा दिया। वो मंजर नहीं कर एक सेकंड, यरूशलेम मैंने करवाया है, यरूशलेम नहीं कराया था वो करवा जी। हो इतनी सी लेकिन आवाज कुछ नहीं है। ये कहने से ही बात है। Okay, Jerusalem. Silence, 10 मिनट में टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है दस मिनट की ब्रेक, ये 10 मिनट टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद ब्रेक। ओके Jerusalem, an international city as per UN Security Council resolution, belongs to none but belonging to all, is of immense demographic and historical importance or spiritual importance. Historical का हो, spiritual का हो, demographic का हो, जो भी को आपकी मर्जी हो, सारे ये तीनों को ठीक। And Trump ने क्या कर दिया? हाँ, Trump administration has signed the bill passed in 1996. Trump administration ने bill sign कर दिया, passed by the US Congress in 1996 that endorses the stance of Israel or Jewish lobby or Zionist lobby, better word, Zionist Jewish lobby that wants the transfer of the capital of Israel from Tel Aviv to Jerusalem. See, now this particular move has immense regional and global implications. इस इशू के बड़े सारे रीजनल और ग्लोबल implications हैं। कैसे?
ये काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन हुआ, इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट जेरूशलम, इसकी इंपॉर्टेंस क्विक। Jerusalem could be broadly divided into East and West Jerusalem. East और West Jerusalem में divide करो। जी East Jerusalem is mostly populated by Muslims. East Jerusalem में mostly Muslims हैं। Mosque Aqsa is in East Jerusalem. Muslim population mostly East Jerusalem में है, Mosque Aqsa भी East Jerusalem में है। Done? दूसरी तरफ पे और फिर इसकी स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस फॉर मुस्लिम्स क्या है? द फर्स्ट किबला। और फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम led the congregational prayer of all the prophets in Mosque Aqsa। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने congregational prayer लीड की थी, वो यहाँ पे गई थी। फिर फ्लाइट टू मिराज वो भी यहीं से हुआ था, of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। तो spiritually of immense importance for the Muslims। दूसरा है West Jerusalem, mostly populated by Jews। Now कैसे यहाँ पे Jews बढ़े? One, first लैंड को परचेज किया 20s में, 30s में, 40s में और 50s में मोस्टली लैंड को परचेज किया। लेटर ऑन हम देखते हैं 80s ऑनवर्ड हम देखते हैं ग्रैबिंग ऑफ द लैंड बाय फोर्स। पहले जमीन को खरीदते गए, अब बाय फोर्स ले रहे हैं लोगों से। तो पूरे पैलेस्टाइन पे ये अप्लाई कर दो, इक्वली अप्लाइड ऑन। तो वेस्ट जेरूशलम में मोस्टली कौन है? जूस है। और इस सिटी की क्या है? अगेन स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है फॉर जूस। जो जूस स्टेट रहा है हिस्टोरिकली, उसका कैपिटल क्या रहा? जेरूशलम। जो जूश स्टेट हिस्ट्री में रहा है, उसका कैपिटल क्या रहा? यरूशलेम, यरूशलेम, यरूशलेम। ओके। दूसरा सलमन टेम्पल्स है जिनके साथ हिस्टोरिकली या स्पिरिचुअली खुद कनेक्ट करते हैं। हैकल सुलेमानी, सलमन टेम्पल्स, हैकल सुलेमानी, जिसके नीचे विचेस हैं, विचेस जो रेस्क्यू करेंगे किसको? Jewish community को, Jewish population को in the time of crisis। जी, तो उनके लिए भी immense importance। तीसरी बड़ी community here is Christians। quick तीसरी बड़ी community यहाँ पे Christians हैं। The oldest church in the history of Christianity is here। One of them is yes, one of the oldest कह दो बस, ठीक है। दूसरा जीसस क्राइस्ट की जो क्रूसिफिकेशन है, या हम कहते हैं फ्लाइट टू हेवन, वो यहीं से है। ये जो क्रिश्चियन वाला है ये ईस्ट में है ना जी, ये चर्च जो है ये ईस्ट में है ना। नेक्स्ट so ये city is of immense importance for all the major communities in the world, the three major communities। Then दूसरी बड़ी इसकी अच्छा, UN Security Council resolution जो टू स्टेट कॉन्सेप्ट पे है, कौन सा था? इंटरनेशनल लॉ में तुम लोग पढ़ चुके हो, उस रिजोल्यूशन नंबर को मैं भूल चुका हूँ। नंबर ऑफ द रिजोल्यूशन वाज जी
वाह, ग्रेट। टू स्टेट जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है? जेरूशलम का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इज विद जॉर्डन, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जॉर्डन के पास है। इट बिलोंग्स नीदर टू इजराइल नॉट टू पैलेस्टाइन। और सिक्योरिटी And the security of the city is with policing security is with Israel. Next. So as per UN resolution, this city cannot belong to Israel. और वेस्ट और ईस्ट जो डिवीजन है वो टू स्टेट कॉन्सेप्ट में भी नजर आता है कि ईस्ट शुड बिलोंग टू मुस्लिम्स, वेस्ट शुड बिलोंग टू जूस। नाउ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कर दिया? द 1996 रेजोल्यूशन पास्ड बाय द यूएस कांग्रेस साइन कर दिया। ये क्या है एक्सप्लेन कर रहा हूं। Trump administration signed the 1996 resolution passed by the US Congress. Congress means both the houses. जिसमें the resolution endorses or supports the stance of Israel. और वो स्टांस क्या है? जेरूशलम बीइंग द कैपिटल ऑफ इजराइल स्टेट। ज़ायनिस्ट लॉबी या ज़ायनिस्ट आइडियोलॉजी का स्टांस सपोर्ट किया गया है और वो क्या है? इजराइल का कैपिटल जी। द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द रेजोल्यूशन गिव्स द प्रेसिडेंट gave the president the power, the prerogative to either sign the bill or delay it by 6 months. आखिरी पैराग्राफ में प्रेसिडेंट के पास ये पावर दिया गया पार्लियामेंट ने कि आप इसको साइन कर लो या डिले कर लो। तो 3 successive presidents for 22 long years delayed signing the bill every 6 months. हर 6 महीने बाद वो डिले करते रहे। Trump in his first 6 months also delayed signing it. बाद में उसने साइन कर दिया, सेकंड टाइम पे साइन कर दिया। क्यों? The influence of Zionist lobby on Trump, especially his son-in-law. हाँ, जो भी उसका नाम। दूसरा, जो क्योंकि बड़े strong trade relations है between the two. दूसरा that as ट्रम्प की जो electoral manifesto था उनमें से one of the point was agenda was if he is elected to the Oval Office he would sign the 1996 bill. तो अपने electoral promise को fulfill कर दिया। Now इसकी implications क्या हैं? अच्छा, US not only signed the bill, Trump ने सिर्फ bill sign नहीं किया, but also shifted the US embassy from Tel Aviv to Jerusalem. उसके बाद फिर थक गए ना आप लोग भी? यूनिवर्सिटी में तुम लोगों से आधा घंटा क्लास में नहीं बैठा करते, अब पता नहीं कितनी चीजों में से बैठे हुए हो। आप समझदार हो गए या अफसर बनना है? अफसर बनना था कि खूब करप्शन कर सकते? यस, दिल की बात करके सब लोग मार आज जीवा बनोगे या वो जगह बना रहा हूँ। हाँ?
उससे भी वाकई के खिलाफ करप्शन चार्जेस क्रेडिबल है तो उनके खिलाफ अभी तक नाग कोर्ट में केस दायर क्यों नहीं हुआ? सर उनके भी सर नेब वाले भी आने अच्छे और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लाहौर का नाम ज्यादा पावरफुल है than the नाम इस्लामाबाद। मैंने एक डायरेक्ट बात करनी है। जी सर ओके जी नेक्स्ट हाँ वो समझ रहे हैं जी समझ रहे हैं नेक्स्ट उसके बाद फिर अनदर दैट इज implication सबसे पहले पैलेस्टाइन पे eruption of protest बड़ा सारा लोग मारे गए यूज ऑफ फोर्स हुआ प्रोटेस्ट हुए coercion हुआ बाय इजरायली स्टेट ठीक इसमें पता नहीं कितने सारे लोग मारे गए 1200 प्लस पकड़े गए ये मुझे पता है ठीक है तो एक तो ये हम देखते हैं तो वायलेंस का राइज होना इन पैलेस्टाइन वेदर वो रमल्ला हो हमने देखा वेस्ट बैंक हो गाजा हो या इवन जेरूशलम हो दूसरा ओआईसी कॉन्फ्रेंस हुई जो unfortunately could not come with the tangible results. YC conference was called upon by Turkey, Erdogan. He did speeches from the leadership of the Muslim world. But it speeches हुए, but no practical step was taken. कोई मेजर स्टेप नहीं उठाया गया प्रैक्टिकल और वो प्रैक्टिकल स्टेप लाइक सीवेरिंग ऑफ रिलेशंस विद यूएस और इजराइल ट्रेड रिलेशन बंद करना या उनके प्रोडक्ट की बाइकआउट करना वगैरह वगैरह यही बातें हुई थी लेकिन नहीं हुआ ठीक दूसरा द की अरब स्टेट्स did not show the required interest. जो की अरब स्टेट्स थे उनका इंटरेस्ट बड़ा कम नजर आया हमें एक कैसे का कैसे का क्योंकि हमने देखा कि neither the king nor the crown prince participated और फिर हम देख रहे हैं कि growing secretary relations है between the two normalization of relations between the two हो रहा है और साथ में हम recent statement of MBS देख रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान crown prince कि it is the legitimate right of Israel or the Jewish community to reside or inhabitate on the Arab land called Israel state ये उनका हक है उसके बाद फिर दूसरा हम देखते हैं that as a हाँ इजिप्ट ने कोई लीस्ट इंटरेस्ट शो किया इसी तरीके से जॉर्डन एंड मोर द डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका और द वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने क्या कहा कि द अरब एलाइज वर टेकन इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर ट्रम्प साइंस द बिल मतलब उम्मा में यूनिटी ना हो सकी अगेंस्ट द मूव उसके बाद रिस्पांस ऑफ यूएन का रिस्पांस कैसे आया A bill was moved on the platform of UN Security Council. इजिप्ट ने मूव किया था UN Security Council में
14 of the states, जिसमें से 4 permanent and the 10 non-permanent, voted against the bill. UN Security Council में बिल मूव हुआ, 14 ममालिक ने उसके खिलाफ अमेरिकन डिसीजन के खिलाफ वोट दिया, लेकिन यूएस वीटो किया, निकी हेली ने वीटो कर दिया। निकी हेली the US representative there. दूसरा, UN General Assembly overwhelmingly passed a bill against the decision of Trump. Trump के डिसीजन के खिलाफ उन्होंने वोट किया, UN General Assembly, UNGA. If I'm not wrong, 147 states ने वोट किया against the decision of Trump. और अमेरिका, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया ने वोट किया in the favor of Trump's decision. और a series of countries, primarily Canada, ने abstain किया from voting. लेकिन as the resolution passed by the UNGA is non-binding. वो non-binding होता है. इसलिए it does not have much value. एक moral standing उसकी है, लेकिन binding नहीं है. और फिर what did Jerusalem become the capital of Israel? क्या इजराइल कैपिटल बन जाएगा? Sorry, Jerusalem capital बन जाएगा of Israel? Now, de facto it's already the capital. De facto capital बन चुका है. PM हाउस वहां पे है, कैबिनेट मेंबर्स वहां पे बैठते हैं, और उनकी कोशिश क्या है? ईस्ट जेरूशलम में एस्टेब्लिश करना. गुड. हाँ जी. उसके बाद Israel has always been violating or predominantly violating the international law. उसकी जितनी भी एक्सपेंशन हुई है अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ हुई है, लेकिन प्रैक्टिकली हुई है, एंड मोस्टली वो हुई है विद द सपोर्ट ऑफ यूएस. तो यहाँ पे उसको यूएस लीगल सपोर्ट हासिल है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट हासिल है, यूएस डिप्लोमेटिक सपोर्ट है. तो डिफैक्टिवली कैपिटल भी बन चुका है, यूएस सपोर्ट भी आ चुका है. बट ऑन द अदर हैंड the capital cannot be complete without embassies. Capital embassies के बगैर complete नहीं होता. तो हम देखते हैं कि majority of the countries would not transfer their embassies to Jerusalem. उसके बाद Australia seems to be backtracking or amending, at least amending in stance. ऑस्ट्रेलिया अपने स्टांस से बैक ट्रैक कर रहा है या अमेंड कर रहा है अपने स्टांस को एटलीस्ट. और वो कैसे? वो सपोर्ट कर रहा है, इट सपोर्ट्स द स्टांस ऑफ इजराइल और क्लेम ऑफ इजराइल ऑन वेस्ट जेरूशलम एंड सपोर्ट्स द स्टांस ऑफ मुस्लिम्स ऑन द ईस्ट जेरूशलम. तो क्या होगा? We don't know. ये सारी पॉसिबिलिटी. 10 मिनट का ब्रेक करना. I need one break. 10 मिनट प्लीज. ज़्यादा नहीं, 10 मिनट प्लीज.